जी बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करने लगे इसकी एक्सरसाइज, और इसकी हमने पहले पिछली वीडियो के अंदर हमने इसकी पैराफ्रेजिंग भी पढ़ी, और इसकी हमने समरी भी की हमने इसकी ना, और हमने समझा कि जो पोएम होती है वो किस अंदाज से लिखी जाती है। देखिए जी, पहला इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। हु इज द स्पीकर इन द पोएम? तो इसका आंसर है द स्पीकर इन द पोएम इज द पोएट हिमसेल्फ हु इज राइडिंग द हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem? So the speaker refers to the owner of the woods आएगा यहाँ पे, of the woods in the first stanza। इसके बाद नंबर 3 है, why does the speaker stop on the darkest evening of the year? इसका आंसर है the speaker stops on the darkest evening of the year because the woods look dark, deep and lovely on a snowy evening। Question 4 है, why does the horse impatiently await the next move of his master? अगर आपसे बच्चों में क्वेश्चन करूं, या why does the horse impatiently await, यहाँ पर s क्यों लिखा हुआ, लेकिन जब मैंने आंसर लिखा तो उसमें था the horse impatiently awaits, यहाँ पर s लिखा हुआ है। आप में इसको बच्चा आंसर करेगा क्या वजह इसकी, क्यों the horse impatiently awaits लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन किया तो उसमें awaits नहीं लिखा, वहां पे await लिखा हुआ है। कोई आंसर करेगा बेटा इसको? एनीबॉडी? बेटा इसका आंसर ये है कि जब भी क्वेश्चन में डू डज से क्वेश्चन जारी होता है, डू डज स्टार्ट होता है प्रेजेंट डेफिनेट में, तो उसके बाद फिर वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। लेकिन जब हमने इसको आंसर करना होता है प्रेजेंट सिंपल में, तो फिर उसके साथ एस या एस लगता है। द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट्स। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, द स्पीकर इन द पोएम इज कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी। कैप्टिवेट का मतलब मशहूर कौन हो जाना, जादू हो जाना उसके ऊपर, किसी में खो जाना खूबसूरती में। तो व्हाई डजंट ही स्टॉप, अब देखो डज नॉट लिखा हुआ है और यहाँ पर स्टॉप है, फॉर लॉन्ग टू एंजॉय नेचर्स ब्यूटी, वो काफी देर तक वहां पर क्यों नहीं खड़ा रहता एंजॉय करने के लिए। तो the poet in the poem is captivated by the beautiful words. They are dark, deep and lovely. Although the poet enjoys the beautiful scene, he cannot stay here for long because he has made promises. He has some task to accomplish before he goes to bed. ठीक है जी, चले मुझे बताएं क्वेश्चन, ये जो पोएम ड्यूरिंग पोएम के अंदर क्वेश्चन थे, अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्ट क्लियर इमेजरी इन द पोएम। मुझे बताएं बेटा, किसको पता है इमेजरी क्या होती है? बताएं बेटा जी, इमेजरी क्या होती है? बताएं इमेजरी क्या होती है, किस बच्चे को आती है? ख्याली क्या होता है? इमेजरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करें मुझे, क्या इमेजरी किसे कहते हैं? नहीं और आपको बेटा, इमेजरी एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जिसको पढ़ते देखते सुनते ही उसकी पिक्चर ज़हन में आ जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ जैसे वुड्स, तो ज़हन में जंगलात आ जाता है। अगर मैं कहूँ फ्रोजन लेक, तो आपके ज़हन के अंदर बर्फ से जमी हुई झील आ जाती है। तो ये इमेजरी है। तो फिल अप विद स्नो, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, लवली, डार्क एंड डीप, ये सारी की सारी आपकी क्या है? इमेजरी है। इस तरह से ऑडिटरी आवाज सुनाई देती है हमें, जैसे हार्नेस बेल्स होती है, वो जो घंटियों की बातें होती हैं, और जैसे ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक्स। लो बेटा, इसके मेरे बात बताएं मुझे। Some statements are directly supported by the poem, some are inferences based on evidence from the text, while some are not supported by any evidence. Put a tick in the right column. मुझे बताएं, it's a cold and dark winter, ये डायरेक्टली सपोर्टेड है या ये सपोर्टेड नहीं है? तो बेटा ये डायरेक्टली सपोर्टेड है। The speaker knows the owner of the woods. So yes, he knows the owner. The speaker feels guilty about stopping in the woods, not mentioned. Or the speaker thinks about his commitment and restarts a journey, ये indirect है। The speaker is tired and wants to rest. No, it's not supported. The horse feels strange to stop unexpectedly. तो ये डायरेक्टली जो है ना मेंशन है। और द स्पीकर अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, यस डायरेक्टली मेंशन है। अच्छा बेटा मुझे बताएं, एलिट्रेशन किसे कहते हैं? किसको आता है एलिट्रेशन किसे कहते हैं? बताएं जी, एलिट्रेशन क्या होती है? नहीं पढ़ा हुआ एलिट्रेशन के बारे में? नहीं पढ़ा? एलिट्रेशन क्या होती है? नहीं आइडिया? बेटा एलिट्रेशन किसी पोएम में जो लाइन होती है ना, लाइन, पोएम में लाइन होती है, उस लाइन के अंदर साउंड होती है बेटा। दो तरह की साउंड होती है, या कॉन्सोनेंट होती है या वाउल होती है। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है? बोले कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है?
नहीं बेटा, कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होती हैं जो माउथ के अंदर रुकावट के साथ प्रोड्यूस होती है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि क्लास है, क साउंड है ना, टंग ऊपर आपके हलक से लगती है। आप बोले टोर, तो डा साउंड है ना, जुबान आपके ऊपर तालू से लगती है, फिर आपकी ड साउंड होती है। लेकिन आप बोले अगर आप आए बोलते हैं ना, आए, इसमें कहीं पे भी आवाज ऑब्स्ट्रक्शन में भी आवाज आपकी बाहर आ गई है, इसको वॉवल कहते हैं। तो एलिट्रेशन ये होती है कि एक लाइन में कॉन्स्टेंट वाउल सेम, कॉन्सोनेंट साउंड सेम आ रही है, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हुज वुड्स, और हुज में और वुड्स में जो डब्ल्यू साउंड है वो सेम आ रही है, डब्ल्यू, हुज और वुड्स। इस तरह से हेज और हाउस में, हेज और हाउस, एच और एच सेम आ रहे हैं, सी और स्टॉपिंग के अंदर सेम आ रहे हैं, इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी हम ये पहले कर चुके हैं। लो जी, कॉलम ए और कॉलम बी से बनाना है। विलेज, विलेज का ओपोनेंट क्या होता है? सिटी। स्टॉपिंग का क्या होता है? स्नो का क्या होगा? मेल्ट। फ्रोजन का वाटर। डार्केस्ट का ब्राइटेस्ट। साउंड का साइलेंस। और डाउनी का हार्ड। और डीप का शेलो। Lord, circle the correct option. The poem is suggestive of profound thoughts about reality of life and death. Or the poem presents conflict between obligations of life and desire to escape from them. After reading the poem, we get ready to face the challenges of life. The poem conveys to us only profound thought. Or dark wood symbolizes death and departure to another world. अच्छा बेटा जी, मुझे बताएं एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है और एडवर्ब फ्रेज क्या होती है? मैंने आपको करवाया हुआ पहले, बताओ एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, ये मुझे बताएंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? नहीं समझ लगी एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्या यार, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव बेटा एक वर्ड होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। और एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक वर्ड होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। यानी एडजेक्टिव का ताल्लुक नाउन के साथ होता है, एडवर्ब का ताल्लुक वर्ब के साथ होता है। ये करवाया हुआ मैंने आप लोगों को, इसके बाद देखें आपकी क्या सूरत है। एडजेक्टिव का ताल्लुक नाउन के साथ, एडवर्ब का ताल्लुक वर्ब के साथ। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है और एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में क्या फर्क होता है? बेटा एडजेक्टिव वन वर्ड होता है और एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। मतलब ये कहूं कि अ नाइस टीचर, तो टीचर से पहले मैंने क्या बोला है? नाइस। नाइस को डिस्क्राइब कर रहा है टीचर को। लेकिन मैं कहूं अ टीचर विद नाइस हैबिट्स, तो विद नाइस हैबिट्स भी तो टीचर को डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो लेकिन विद नाइस हैबिट्स तीन वर्ड है, लिहाजा वो फ्रेज है, और नाइस टीचर वन वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड। तो वो हमारा टास्क ये है, जैसे ये लिखा हुआ है, आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस। फेस कैसा है? स्माइलिंग। और आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल, तो एक ही बात होगी, लेकिन एक एडजेक्टिव है, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज है। अब एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में क्या फर्क होता है? एडवर्ब वन वर्ड होता है और एडवर्ब फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। जैसे अली रैन क्विकली है, तो बेटा जी क्विकली का ताल्लुक अली के साथ है कि रैन के साथ है? रैन के साथ। और एट अ ग्रेट स्पीड, एट अ ग्रेट स्पीड, इसका ताल्लुक, इसका ये फ्रेज बन गया। अब एक्सरसाइज करें इसकी। ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्की। बेटा बताओ मेड ऑफ सिल्की कितने वर्ड है? तीन। एक वर्ड तो नहीं है ना। ये किसके लिए मेड ऑफ सिल्की यूज हुआ है? ही के लिए या टर्बन के लिए? टर्बन नाउन है, लिहाजा ये एडजेक्टिव वर्ड है कि एडजेक्टिव फ्रेज है? फ्रेज है। इसका वन वर्ड क्या होगा? सिल्की टर्बन। विदाउट अ फ्रेंड, कितने वर्ड है बेटा? तीन। और ये विदाउट अ फ्रेंड किसकी बात हो रही है? मैन। मैन नाउन है, उसके लिए एडजेक्टिव फ्रेज है। वन वर्ड क्या होगा जी? विदाउट, फ्रेंडलेस मैन होगा। तो ही इज अ फ्रेंडलेस मैन। नंबर 3 में नोबडी लाइक्स अ पर्सन विद बैड टेम्पर। विद बैड टेम्पर कितने वर्ड है? एक वर्ड क्या होगा इसके लिए? बैड टेम्पर्ड पर्सन। तो नोबडी लाइक्स अ बैड टेम्पर्ड पर्सन। अच्छा जी, ऑफ नो यूज तीन वर्ड है। बेटा तीन से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उसका ताल्लुक किसके साथ है? वो है इट। इट ऑफ नो यूज, इसका कोई फायदा नहीं है, तो यूजलेस हो जाएगा, इट इज यूजलेस। अच्छा, ही इज अ मैन ऑफ सेंसेस। मैन ऑफ सेंसेस का मतलब अक्लमंद आदमी कहते हैं। वन वर्ड क्या होगा इसके लिए? सेंसिबल मैन होगा।
अच्छा नहीं, he is a man of, he is a non sensible नहीं, he is a sensible man यहाँ पर आना चाहिए, इसको भी ठीक कर लेते हैं. He is a sensible man आ जाएगा, non नहीं आ जाएगा. वैसे nonsense वो foolish हो सकता है वहाँ पे, तो he is a sensible man के साथ है. अच्छा जी, चले जी नेक्स्ट. अब आगे बढ़े जी एडवर्ब. कहता है रिप्लेस ईच वर्ड अंडरलाइन एडवर्ब्स बाय एनी एडवर्ब फ्रेज. अब हमने एडवर्ब फ्रेज बनानी है. The pigeons fly swiftly है बेटा, swiftly एडवर्ब है. अब with a great speed हो जाएगा, with a great speed हो जाएगा. इस तरह से he builds his house there है तो over there हो जाएगा, या at that place हो जाएगा. He tried hard है तो with all effort हो जाएगा, और he spoke eloquently है तो with eloquence हो जाएगा, और did सारा behave well है तो in a good way हो जाएगा. ठीक है जी. लो जी, ये है आपकी अब एक्सरसाइज होगी. बाकी तीन जो है इसके जो सेंटेंसेस अब आप खुद बना सकते हैं. जी बेटा जी, कोई क्वेश्चन इसके वाले से आपको समझ में ना आया हो तो? किसका कन्फ्लिक्ट का मतलब कश्मकश होता है, झगड़े को कहते हैं. ठीक है. और बेटा कोई क्वेश्चन? कन्फ्लिक्ट यहाँ पे कहाँ पे आया? तुमने बात नहीं की क्या? कन्फ्लिक्ट तो यहाँ पे हमने डिस्कस ही नहीं किया, पीछे आया था. अच्छा, कन्फ्लिक्ट झगड़े को कहते हैं, प्रॉब्लम को कहते हैं.